हेलो नमस्कार प्रणाम सत्यता जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आप सबों का लक्ष्मी मिठावरा यूट्यूब चैनल में। पहले दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके 3 पार्ट खत्म हो चुके हैं एंड आज जो हम लोग करने वाले हैं वो चौथा पार्ट करने वाले हैं। तो आपके एग्जाम के लिए ये वो ज्ञान बिंदु का ही बुक वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसलिए अगर आपको वर्दी चाहिए तो इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन लड़े जाएंगे। उसके बाद मैं आपके सामने लाऊंगा महामैराथन, इसकी जिसमें से उसी में से ही क्वेश्चन आएगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। इस बुक को खत्म करते हैं, फिर इसके बाद एक और बुक को खत्म करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 तो खत्म हो गया था, अब बच रहा है ये हमारे पास। यहाँ तक हो गया था, हम लोग इसको खत्म करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास आता, सबसे पहले आता है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसको क्या कहते हैं। तो जिसका जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ उसको कहता है अजात शत्रु। अजात शत्रु किसको कहा जाता है? तो अजात शत्रु आपको एक इंसान को कहा जाता है जो कि है जिसका कोई शत्रु नहीं है। वो कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। इन सबको अजात शत्रु कहा जाता है जिनका कोई दुश्मन ना हो। लेकिन यहाँ हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी की बात हम लोग करते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट, जिसकी बाँह जांग तक लंबी हो, अजा अजान बाहु, जिसे जीता ना जा सके, अजेय, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, जिसकी आशा ना किया जाए, अप्रत्याशित, जो काम बोलता हो, अल्पभाषी, जिसके 4 पैर हो, चतुष्पद, रात और संध्या के बीच का समय गोधूलि, काम खर्च करने वाला, मित व्ययी, काम बोलने वाला, मितभाषी, अधिक खर्च करने वाला, अपव्ययी, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला वाला होता है। धन तो धन को व्यर्थ में खर्च करता है उसको व्यय नहीं कहते, अपव्यय कहते हैं। अपव्यय, जिसके जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसको कहते हैं अधो हस्ताक्षर करता। बरसात बिल्कुल ना होना को कहते हैं अनावृष्टि। निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द कौन है? अंडी। अंडी जो है वो तद्भव शब्द है। तद्भव और तत्सम होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तद्भव जो होती है वो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाए उसे तद्भव कहते हैं। मतलब कह रहा है संस्कृत भाषा के शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग के, संस्कृत का भाषा परिवर्तित होकर जो हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं। जैसे अगला देखते हैं। बात जिससे अग्नि, अग्नि जो है तत्सम है, लेकिन वही जो परिवर्तित हो गया है तो आग। आग जो होता है वो तद्भव है। जल और पानी, नयन और आँख, पुष्प और फूल। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है? तो अवसर का लाभ उठाना, बारिश का मौसम हो रही है। और आज तारीख है कितनी तारीख? 24 सितंबर 2023। आप एग्जाम के 6 दिन बचे हुए हैं। अपने आप को एकदम जितना तपा सकते हैं उतना तपा दीजिए। अपने आप को झोंक दीजिए, तब आपके शरीर पर वर्दी चढ़ जाएगी। अपना मुंह सीधा करना, अपना काम निकालना, आँख के किरकिरी होना, अप्रिय अप्रिय लगना, काम काज में कोरा होना, काम ना जानना, पानी पीकर घर पहुंचना, काम निकालने के बाद सोचना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है मतलब पुल्लिंग है? तो आपका दीन, दीन जो है वो है पुल्लिंग, बाकी सब स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची शब्द है? देखिए
हंस का परिभाषा शब्द मराल है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताना या और चाहता हूँ कि आपका जो हंस के परिभाषा शब्द है, जैसे कालकंठ, कालकंठ है जो हंस का परिभाषा शब्द है। मौन सौग, सीप पक्ष, सरस्वती वाहन, मराव, ये सब है हंस का परिभाषा शब्द। तुरंग का परिभाषा शब्द क्या हो सकती है? तुरंग जो है वो काफी बार आपने सुना होगा और काफी बार आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तुरंग जो होता है वो घोड़ा का होता है। जैसे जैसे होता है सैंधव, अस्त्र, घोड़ा, फौजी, रविपुत्र, है, घोटा। भुजंग, भुजंग मतलब होता है सांप। भुजंग का मतलब हम लोगों ने एक कविता पढ़ा था कबीर के दोहे की, रहमान नीच नीच के गाथा लपिट लग, चंदन बीस बीस, चंदन बीस बीस के व्याथा लपटे रहत भुजंग। और ऐसा कुछ करके था। उसके बाद में आगे हम लोग चलते हैं तो आबादा जी के भारत के संविधान कब अपनाया गया? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। इसके बारे में कुछ कुछ बातें हम लोग जानते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत खूब। चलिए, भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को अंकित किए किए गए मूल मूल संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचित थी। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया, जिसका गठन जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी पहली जो बैठक हुई थी, पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अभिन्न अंग है, जिसे जिसे पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। भारत के संविधान के मुख्य वस्तुकार के रूप में B. R. अम्बेडकर को जाना जाता है। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव तदर्थ संसद अस्थायी परिवर्तनशील नियम नियम तथा छोटे शीर्षों से जुड़े जुड़े अनुच्छेद समेत कुल 15 अनुच्छेद को लागू किया गया। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा गया। इसे स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान के निर्माण में कुल दो साल 11 महीने 18 दिन समय लगा। लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया। भारतीय भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीन होता है? तो भारतीय संविधान में कार्यपालिका विधायिका के क्या होते हैं, कंट्रोल में होते हैं, मतलब कि अधीन होते हैं। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका विधायिका के अधीन होते हैं। भारतीय संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। भारतीय संसदीय व्यवस्था जो है ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसका प्रयोग वह संविधान के अनुच्छेद स्वयं का अपने अधीनस्थ कार्यों के द्वारा करता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, क्योंकि अनुच्छेद 74 में वर्णित है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। मतलब राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की गठन की जाती है। इसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह अनुसार कार्य करेगा। वास्तविक कार्यकलापों शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में निहित होती और राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय तथा भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक
31 तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि के बारे में बताया जाता है। संविधान के भाग 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 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, जिसमें अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संबंधित सारी जिम्मेदारी चुना गया। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 327 में की गई। संघ लोक सेवा आयोग 314 से 323 तक संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया? प्रस्तावना में सम्मिलित किसको नहीं किया था? समाजवादी को। देखो, संविधान को लागू होने के समय समाजवादी आदर्श की प्रस्तावना सामान्य नहीं की गई है। प्रस्तावना में समाजवादी पंथ, निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन की गई है, यह बात का ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों के केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत में लोग हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन भोपाल 1957। बेरूबाड़ी बाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाता, परंतु केशवानंद भारतीय केस केरला राज्य बाद 1973 ईस्वी में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। ए के मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारे संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ठाकुरदास भार्गव ने में कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठाकुरदास भार्गव सरकार सर अल्लाई कृष्णा स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का उल्लेख है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को किस वर्ष 1976? भारतीय संविधान 1976। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 1976 में। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इस भाग में अनुच्छेद के 51 के 1 के तहत रखा गया। इसे पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान के लिए गया सरदार स्वर्ण समिति के अनुशंसा पर प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, परंतु 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 6 से 14 बरस 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 बरस तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने को 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था। जस्टिस अल्तमस कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? जस्टिस अल्तमस कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो जस्टिस अल्तमस कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो कौन बने थे? तो वो बने थे आपका जस्टिस पी सदाशिवम।
जस्टिस श्री शिवम बने। जस्टिस जस्टिस अल्तमश कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो जस्टिस पी सदाशिवम बने। जस्टिस अल्तमश कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी सदाशिवम बने। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी जो नियुक्ति कौन करते हैं? वो राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के गठन संविधान संविधान प्रावधान अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो होती है सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो होती है प्रावधान 124 अनुच्छेद में होती है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की आयु सीमा वो सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश ग्रहण की आयु सीमा जो होती है वो 65 वर्ष, परंतु पद ग्रहण हेतु कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा अंतिम रूप से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं। सबसे लंबे समय तक भारत में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले यशवंत विष्णु चंद्र चूड़ हैं। कौन है? यशवंत विष्णु चंद्र चूड़ हैं। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले कमल नारायण सिंह 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक रहे थे। मतलब कि 5 दिन अंदर और 12 दिन देना था। 12 5 17 दिन। भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाने के समय मुख्य न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती थे। भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाने के समय मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती थे। वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं।
वज्रयान संप्रदाय है, तो वज्रयान संप्रदाय है, तो वो है आपका जो है वो है बौद्ध धर्म। वज्रयान संप्रदाय का संबंध बौद्ध धर्म से है। 7वीं 8वीं शताब्दी के आते 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 बौद्ध धर्म के नियमों नियमों में और परिवर्तन में आया परिवर्तन वज्रयान संप्रदाय का उदाहरण हुआ। इस संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध को अलौकिक शक्ति वाला पुरुष मानते हैं। इस सिद्धांत मंजूश्री मूल कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथ से में मिलते हैं। इसमें तंत्र मंत्र पर बल देते हुए बुद्ध को देवी तारा से जोड़ी जाती है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध नहीं, गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध हैं। बुद्ध का अर्थ प्रकाशमान अर्थात जागृत होता। बौद्ध धर्म के जीवन परिचय, गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। जन्म 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में हुई और बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम यशोधन कपिल वस्तु के स्वास्थ्य से माता महामाया और पालन पोषण जो हुआ था मौसमी प्रजापति गौतमी ने किया था। पत्नी यशोधरा गोपाल देवी ने किया था और पुत्र राहुल था। घोड़ा कंदन था। सारथी चना था। मृत्यु 463 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न था बुद्ध धर्म और संघ। इसमें 4 आर्य सत्य हैं। दुख समुदाय, दुख निरोधगामी प्रतिपाद। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रति घटना और चिन्ह। जन्म का स्थान कमल और सांड था, लेकिन गृह त्याग के समय घोड़ा हो गया। ज्ञान के समय पीपल हो गया और प्रथम उपदेश चक्र हो गया। निर्वात में हो गया। पाद्य चिन्ह और मृत्यु में हो गया स्तूप। और जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। हाल ही में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने ओडिशा के जाजपुर जिले में 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज किया। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। राजतरंगिणी शब्द का अर्थ है राजाओं की नदी है। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। कल्हण लोहार वंश के शासक हर्ष के आश्रित कवि थे। इन्होंने राजतरंगिणी की रचना लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह के समय में किया गया था। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। कालिदास द्वारा रचित रचना है मेघदूतम अभ्यागमशिवम। भास्कराचार्य के योग वैशेषिक तथा न्याय दर्शन पर टीका लिखा। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक थे। वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे 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 मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास आनंदमठ 1882 से लिया गया, जिसका कथन सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। इसे पहली बार 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था 1896 में। और 1905 में स्वदेशी आंदोलन के समय यह मार्चिंग गीत के रूप में लोकप्रिय हुआ था। इस संगीत में आतुनाथ भट्टाचार्य द्वारा किया गया, जिसे गाने का समय 65 सेकंड है। मैडम भिकाजी कामा द्वारा स्टुअर्ट में जो तिरंगा फहराया गया, उसमें भी वंदे मातरम ही लिखा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व विख्यात कवि और साहित्य थे।
इन्होंने गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला। रवीन्द्रनाथ टैगोर के गुरुदेव का नाम रवीन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचना है गोरा, गीतांजलि, गीतमाल्य। इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला की भी रचना की। टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया करते थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कवि के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। इनकी रचना है अनामिका, परिमल, राम की शक्ति पूजा, नजरुल इस्लाम को बंगाली साहित्य के महानतम कवियों में से एक माना जाता है। इन्हें विद्रोही कवि के नाम से भी जाना जाता है। गालिब थे कौन थे? तो गालिब कवि थे। गालिब मिर्जा मिरा मिर्जा मिर्जा असदुल्ला बेग खान उर्दू एवं फारसी भाषा के एक महान कवि थे। मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। उनकी उनकी उर्दू का सर्वकालीन महान शायर माना जाता है। इन्हें फारसी कविता के प्रवास प्रवास के हिंदुस्तानी जवान के लोकप्रिय करवाने का श्रेय दिया जाता है। मिर्जा गालिब मुगल काल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के दो रानी थे। इन्होंने शहंशाह के दबीर उल मुल्क और नज्म उद दौला के खिताब खिताब से नवाजा। मिर्जा गालिब 1857 के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शी थे। रोम के किसके शासनकाल में? ये तो हर्षवर्धन के शासनकाल। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा इन्हें शाकाहारी भी कहा जाता। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम अमरकंटक से होती है? तो अमरकंटक एक ट्रिक है कि अमर 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 नाम किसकी हो जाती है? तो अमर नाम नर्मदा मर्द की हो जाती है। तो इसको मर्द आंसर दिया हुआ देखो। मर्द तो अमर हो जाती है किसकी किसकी नाम? तो मर्द की नाम अमर हो जाती है। नर्मदा नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है। नर्मदा नदी विंध्याचल से सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह मुहाने पर डेल्टा की जगह ज्वार नद मुख बनाती है। नर्मदा, ताप्ती और मांडवी, ये तीन नदी जो है ना वो आपका ज्वार नद मुख मतलब एस्च्यूरी का निर्माण करती है। यह जबलपुर कहाँ आपका है? जबलपुर एमपी में है। भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है ओरसांग, ताबा, गंजार, बंजर, शेर आदि। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह नासिक महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर से निकलकर बंगाल के खाड़ी में गिरती है। आकार एवं विस्तार में बड़ी होने के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। पूर्णा, वर्धा, मंजार, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी आदि।
गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। ताप्ती की सहायक नदी पूर्णा, बाघोर, गिरना, अनेर, मोरना आदि। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी कृष्णा नदी के बारे में बता रहा है। इसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा और माल प्रभा, मूसी भीमा आदि प्रमुख है। इसका अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। नाथुला दर्रा आपको पता है, ये सिक्किम को जोड़ता है, तो क्या करना। काराकोरम दर्रा ट्रांस हिमालय में है, लद्दाख में, और लेसांग ट्रांस हिमालय, चांगला तो ट्रांस हिमालय में, लद्दाख में, खारदुल ट्रांस हिमालय में, बुर्जिल बृहद हिमालय में, पीर पंजाल लघु हिमालय में, बनिहाल लघु हिमालय, रोहतांग लघु हिमालय, बारालाचा बृहद हिमालय, सिरकिला बृहद हिमालय, नीति बृहद हिमालय, माना बृहद हिमालय, मुलिंगला बृहद हिमालय, जेलेपला बृहद हिमालय, उसका नाम बोमडीला उत्तरी पूर्वी हिमालय, दिफू उत्तरी पूर्वी हिमालय, पांगसाड़ा साड़ उत्तर पूर्वी हिमालय, तुजू दर्रा उत्तरी पूर्वी हिमालय। चार मीनार स्थित है, तो चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुतुब शाही राजवंश के शासक कुली कुली कुतुब शाह के हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। हवा महल, जंतर मंतर जयपुर में है। जंतर मंतर जो सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित है। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की और इसे अपनी राजधानी बनाया। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल आगरा में स्थित है। आगरा में स्थित है, मतलब आगरा जो है। अजमेर शहर अपने पुराने कई स्मारकों जैसे कि पुष्कर में ब्रह्म मंदिर, तारगढ़ किला, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आदि के लिए प्रसिद्ध है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। डल झील कहाँ है? तो डल झील आपका जो है वो श्रीनगर में। डल झील श्रीनगर में। कहाँ? तो डल झील श्रीनगर में है। डल झील मीठे पानी की झील। इसका मुख्य आकर्षण यहाँ के शिकारे, हाउस बोट। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील, जो झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। बेरी नाग, शेष नाग, अनंतनाग, मानस झील जम्मू कश्मीर में है। लैंड लैवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में मनाया गया। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील। भारत की सबसे अधिक खारे भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील ओडिशा में है, जो खारे पानी का लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो रिहंद नदी पर बने हुए बांध से बना। शिमला शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, जो लघु हिमालय में अवस्थित है। उदयपुर राजस्थान में है। इसे पूर्व के वेनिस के नाम से भी जाना जाता। इसकी स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह ने की थी। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अरावली पहाड़ी की
माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। आप भारत के प्रमुख झील की बात करें तो नैनीताल उत्तराखंड, राकसताल उत्तराखंड, मौलाताल उत्तराखंड, देवताल उत्तराखंड, नैकुचियाताल उत्तराखंड, खुरपाताल उत्तराखंड, साधताल उत्तराखंड, लेकिन सूरजताल और चंद्रताल ये हिमाचल प्रदेश में है। लोनार महाराष्ट्र में, सांभा राजस्थान में, राजसमंद राजस्थान में, पिछौला राजस्थान में, लोकन लो लोनाकार झील राजस्थान, जसवंत झील राजस्थान, फतेह सागर झील राजस्थान, डिडवाना झील राजस्थान, वेम्बनाड झील केरला, पेरियार झील केरला, अष्टामुड़ी केरला, लोकटक झील मणिपुर, पुलिकाट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर झील तेलंगाना और कलेरू झील आंध्र प्रदेश। किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? जयपुर को। गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है। जयपुर को भारत का पेरिस या पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। जयपुर की स्थापना अजमेर के महाराजा सवाई जय सिंह ने की थी। यूनेस्को द्वारा जुलाई 2019 में जयपुर को विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया था। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। भोपाल के राजा भोज के नगरी तथा झीलों के नगरी भी कहा जाता है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को अमेरिका कंपनी यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की रिसाव हो गई थी। अब उसका जो ऑनर थे, मतलब कि भोपाल गैस डिजास्टर के जो ऑनर थे, कौन थे तो वारन एंडरसन, जो कि उसके ऑनर थे, वो यहाँ से भारत को छोड़कर अमेरिका भाग गए थे। और पूरे की पूरी मध्य प्रदेश में हाहाकार मच गया था। उससे इतनी ज्यादा घायल लोग हुए थे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। रात के लगभग 12-1 बजे के पास अचानक से लोगों के मुंह से ब्लड आने लगा। अचानक से एकदम से कि खून ब्लड से बाहर आने लगा। अचानक से खांसी आने लगा। तब पानी में जो उसका जो यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनेट पानी में मिलकर एकदम एसिड का निर्माण कर रहा था। तब जब जिसके शरीर में वो मिथाइल आइसोसाइनेट चिपका था, उनको एकदम आग की तरह लहर रहा था। तब उन्हें क्या पता था बेचारे को कि पानी भी तेजाब बन चुका, और वो अपने जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पानी भी तेजाब बन गया था। और पानी में सब लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद गया। और पानी में कूदते कूदते इतनी इतनी ज्यादा उसमें लाशें हो गई कि लाशें की कतारें लग गई। लाशें की कतारें लग गई। सुबह जब जागी, मतलब सुबह जब हुई, तब डेड बॉडी की कतारें लगी थी। तब 4 दिसंबर 1984 को वारन एंडरसन ने 20 करोड़ की कितना तो 40 लाख 40 करोड़ रुपए भोपाल के लोगों को भोपाल के भरपाई के दौरान 84 करोड़ रुपए उन्होंने भरपाई के दौरान दिए। पर क्या इनसे वो रिपेयर हो सकता है? अभी भी वहाँ पे जो बच्चे जन्म लेते हैं अभी भी वहाँ पे जो बच्चे जन्म लेते हैं वो अपंग और बीमारी से ग्रसित, बहुत सारे उनके ब्लड में एकदम हार्पिक इंश्योरेंस का चेन क्रिएट कर दिया है। उनके ब्लड में एकदम जीन्स आ चुका है, जिससे वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो कभी कभी लोग लालच में आकर बहुत सारे ऐसे चीजों को इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे ऐसी चीजों को लापरवाही कर देते हैं, जिससे इतनी ज्यादा नुकसान होता है जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भी है। इंदौर भारत का सबसे अच्छा शहर है। ईश्वर का निवास प्रयाग में। सात टापुओं का नगर मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। सूती वस्त्रों का राजधानी मुंबई। पूर्व वेनिस कोच्चि। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मसालों का बगीचा केरला। पहाड़ों से मलकिका नेतरहाट। पूर्व का पेरिस जयपुर। पर्वतों की रानी मसूरी। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी।
राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, वन का नगर देहरादून, राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कानपुर, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, महलों का शहर कोलकाता, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, भारत का उद्यान बेंगलुरु। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है कहता है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण है? तो लोथल है, लोथल ही है ना। हाँ, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण है? तो सिंधु सभ्यता के लोथल में गोदी होने का प्रमाण मौजूद है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1955 में हुई थी। लोथल में नगर नगर को दो भाषाओं में बांटकर एक ही रक्षा रक्षा प्राचीन से पूरे नगर की दूरगी कृति किया गया है। यहाँ से 20 समाधि मिली है, जिसमें से 3 युग्मित समाधियों का भी उदाहरण मिलता है। लोथल से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं चावल और बाजरे का साथ, फारस की मुहर, धान की भूसी, मनका उद्योग के साथ, तांबे का पुट्ठा, छोटा दिशा, मापक यंत्र, नाव के चित्र या मॉडल आदि। हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा में की गई थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटेगोमरी जिला में स्थित है। स्टुअर्ट पीकट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा। हड़प्पा से प्राप्त अवशेष कब्रिस्तान R37, सावधान पेटिका सर्प का बना बैल, उर्वरता की देवी, वास्तविक चिन्ह चक्र के साथ सीपी का पैमाना, अन्नागार, गेहूं एवं जौ के दाने आदि। मोहनजोदड़ो। इसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह पाकिस्तान के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में 1922 में की थी। पिकट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी कहा। इसकी शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं बृहद स्नानागार, मातृदेवी की मूर्ति, कांस्य की नर्तकी, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गीली मिट्टी के दिया के साथ कुंभकारों के 6 कट्ठों के अवशेष, मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य मिला। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से बहुत से मृतकों को टीला मिला है, जिसको राखाल दास बनर्जी ने किया था। और हड़प्पा के मामले में R37 याद रखिएगा। और हड़प्पा में 1921 ईस्वी में दयाराम साह ने, और लोथल नहीं, सिंधु वाला में 1955 में इनकी खोज रंगनाथ राव ने किया था। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई? 18 दिन। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक लड़ाई गई थी। भारतीय साहित्य में 2 महाकाव्य, एक तो था रामायण और दूसरा था महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसका पुराना नाम जय संहिता था। महाभारत की रचना
वेद व्यास ने की थी। इसे प्राचीन भारत के सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा का पता चलता है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि है। राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि योग षड दर्शनों में से एक एक दर्शन है। उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेशवाद, वासुदेव संप्रदाय एवं षड दर्शनों जो का बीजारोपण हुआ और प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक हैं। दर्शन और प्रवर्तक योग के पतंजलि और सांख्य का कपिल। सांख्य का कौन है? सांख्य का कपिल है। और न्याय का गौतम। पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक कल्पनाथ और उलर। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उसका नाम था बज्जी सुरेशन अवंती की बात बज्जी। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम बज्जी था। 6वीं शताब्दी ईस्वी के 16 महाजन पदों में बिहार में 3 महाजन पद मगध, बज्जी, अंग का वर्णन वर्णन अंगुतम निकाय, बौद्ध संगीत एवं भगवती भगवती सूत्र में मिलता है। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी राजगृह वैशाली में। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो हुई थी वैशाली में। वाणिज्य संघ ये क्या है? राज्य संघ मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का एक समूह था, जिसमें विदेह, बाजी और लिच्छवी विशेष प्रसिद्ध थे। वैशाली बाजी संघ की राजधानी थी, जहाँ विश्व के सबसे पहली गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म हुआ। 16 महाजनपद और उनकी राजधानी जैसे काशी। काशी का है वाराणसी। काशी का है वाराणसी। कौशल के है श्रावस्ती। अन्य के चंपा। मगध के राजगृह बज्जी के वैशाली और मल्ल के कुशीनगर। चेदी के सत्यमावती। वत्स के कौशाम्बी। पांचाल के उत्तरी। मत्स्य के विराटनगर। सूरसेन के मथुरा। आसमा के पोतन या पोटली। अवंती के उत्तरी उज्जैनी। गांधार के तक्षशिला। कम्बोज के राजपुर। कुरु के इंद्रप्रस्थ। फिर का क्वेश्चन। तो चौसा की लड़ाई शेर शाह ने किसको हराया था? तो शेर शाह ने हराया था किसको? शेर शाह ने इसको हराया था, हुमायूं को। चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। बंगाल से लौटते समय हुमायूं एवं शेर खां के बीच बक्सर के युद्ध चौसा नामक स्थान पर 26 जून 1539 ईस्वी को युद्ध हुआ, जिसमें जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। शेर शाह, सूरी खां, फरीद खां को बहार खां लोहानी ने एक शेर मारने के बाद शेर खां की उपाधि दी। 1528 ईस्वी में शेर शाह चंदेरी का युद्ध में बाबर के साथ तथा 1539 ईस्वी में घाघरा के युद्ध महमूद लोधी के साथ साथ हो गया था। शेर शाह सूरी 1539 ईस्वी में 14 रोज 1540
बिलग्राम का युद्ध, फिर 1541 में गाखारो मालवा का अभियान, रासायन रायसीन का अभियान, मारवाड़ पर अभियान और फिर कलिंजर पर अभियान। कलिंजर अभियान के दौरान एक बारूद का गोला दीवार से टकराकर उसके पास रखे बारूद के ढेर पर आ गिरा। आग लग आग लग आग लग आग लग जाने के कारण 22 मई 1545 ईस्वी को शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। किसानों को शोषण से बचाने के लिए शेर शाह ने पट्टा और कबूलियत व्यवस्था को आरंभ किया। शेर शाह ने चांदी का रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्का चलाया था। चांदी के रुपये और तांबे के दाम दाम का अनुपात 1:64 था। स्मिथ ने लिखा है, यह रुपया वर्तमान वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। अब्बास 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 खां शेरवानी ने इसे बुद्धिमत्ता और अनुभव में दूसरा हैदर कहा था। हुमायूं 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ। 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ। 1535 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध हुमायूं की सेना और महमूद लोदी के बीच हुआ, जिसमें लोदी की पराजय हुई। हुमायूं ने 1532 ईस्वी में चुनार के किले पर घेरा डाला, जो शेर शाह के अधीन था। 4 महीने के पश्चात दोनों में समझौता हो गया। लेनपूल ने लिखा, हुमायूं की असफलता का एक मुख्य कारण उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता है। 1555 ईस्वी में सर हिंद का युद्ध जीतकर अफगानों ने पुनः दिल्ली का सिंहासन वापस ले लिया। 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। इस पर लेनपूल ने कहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए उनकी मृत्यु हो गई, मर गया। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1558 ईस्वी को लड़ाया गया, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। इब्राहिम लोदी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? तो वह था बालाजी, उसको बाजीराव पेशवा था। बाजीराव पेशवा का नाम सुनते ही मेरे आंखों में आंसू की धाराएं आ जाती है। बाजीराव पेशवा वो इंसान था जो कि दिल्ली सल्तनत पर पैर रखता था, तो बल्कि वहाँ के दिल्ली सल्तनत के भूमि ही नहीं बल्कि आसमान भी खोने की होलियां खेलने लगती थी। बाजीराव पेशवा वो इंसान था जो कि दिल्ली सल्तनत पर किसी ने पैर रखने की क्षमता नहीं की थी, लेकिन ये अपने प्रेम का भी कहने पर दिल्ली में कदम ही नहीं बल्कि वहाँ के लोगों को हराकर वहाँ के मिट्टी को उठाकर अपने प्रेमिका के साथ लाया, और वो मिट्टी गिर रही थी, झर 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 गिर रहा था। उसके बाद में कहा था कि पद्मिनी उसका नहीं नाम था, उसका नाम था मतलब कुछ नाम था, जिसने कहा था कि नहीं, तुमने पहली बार मेरे से कुछ मांगा है, मैं इसे पूरा करके रहूंगा। इसके बारे में बहुत ही मस्त कहानी है, बाजीराव पेशवा के बारे में गूगल पर सर्च करना, बहुत अच्छी स्टोरी है। पेशवा के बारे में ये बुक क्या लिखता है, मतलब कि रोशन सर क्या लिखते हैं। पेशवा में से नाना साहब के नाम से बालाजी बाजीराव लोकप्रिय थे। 1750 में
में संगोला की संधि में मराठा साम्राज्य का वास्तविक नियंत्रण पेशवा के हाथ में आ गया था। इसे पेशवाओं के लिए राजनीतिक क्रांति कहा जाता था। 1752 ईस्वी में निजाम की शिकस्त दी और उनसे झलकी की संधि किया गया। बालाजी विश्वनाथ के बारे में बात है। बालाजी विश्वनाथ 1696 में पूना में सभासद के नाम से सूबेदार बन गए और 8 ईस्वी में शाहू ने सेनाकर्ताओं के पद किया। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक माना जाता है। 1713 ईस्वी में शाहू ने इसे पेशवा नियुक्त किया था। बाजीराव प्रथम। बालाजी विश्वनाथ के पश्चात उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। मुगल साम्राज्य के प्रति नीति की घोषणा करते हुए कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष के जड़ पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगे। बाजीराव ने हिंदू पद पर बादशाह के आदर्शों का प्रचार किया और इसे लोकप्रिय बनाया। बाजीराव ने 7 मार्च 1728 में गोपाल खेड़ा के समीप निजाम को पराजित किया था। उसे मुंशी सिंह गांव के संधि दी। निजाम ने शाहू को चौथा तथा सूर सू- सूर सूरदेशमुखी देना स्वीकार किया। बाजीराव प्रथम के विजय अभियान में गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड, दिल्ली में भोपाल का युद्ध हुआ। 1731 में बरना की संधि द्वारा कोल्हापुर के शासक संभाजी द्वितीय ने सतारा के अधीनता स्वीकार ली। यह बाजीराव प्रथम की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। हाँ, इसमें तो ज़्यादा चीज़ नहीं लिखा है, लेकिन बहुत ही मस्त था और बहुत ही अपने ताकतवर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। जब अफगानों ने आक्रमण किया था, तब लोगों को याद आ रहा है कि काश बाजीराव पेशवा हुआ करता। उनके जो मृत्यु के बाद उनके जो शरीर से जो आग निकल रही थी, वो आग भी कह रही थी कि आप भी कह रहे थे कि अगर मैं किसी और इंसान से ये लहरें नहीं निकलता तो मैं डूब जाता, लेकिन बाजीराव पेशवा के साथ मेरा भी भाग हुआ कि मैं लहर रहा हूँ। माधवराव 1761 ईस्वी में पेशवा बना। माधवराव मराठों को कोई भी प्रतिष्ठा को पुनः बहाल किया। माधवराव की मृत्यु 1772 ईस्वी में क्षय रोग से हो गई। इतिहासकार ग्रांट डफ ने लिखा कि पेशवा की इतनी शीघ्र मृत्यु पानीपत के युद्ध क्षेत्र में मराठों की पराजय से कहीं अधिक घातक थी। किस ब्रिटिश जनरल ने किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? तो किसने हराया था? कैप्टन हैक्सटन मुरलो। ये तो गया। सर आयल कोट ने हराया था। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया? सर आयर कूट ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था। 1781 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ, जो द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध का भाग था। हार के उपरांत दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान रहा। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? तो सर आयर कूट के द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध हुआ थे। और विरुद्ध में हैदर अली की मृत्यु के इसके बाद हैदर अली। तो टीपू सुल्तान ही वो इंसान था जिन्होंने कहा था कि 100 दिन गधा की तरह जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जिंदगी जी लो। तुम्हारे पास खुशियाँ होगी, तुम्हारे पास इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ होगा।
100 दिन गधप की तरह जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जिंदगी जियो, बहुत ही अच्छा रहेगा। आंध्र मैसूर हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य मद्रास में हुआ था 1767 ईस्वी में। दूसरा युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था मंगलौर के संधि में 1784 ईस्वी में। उसके बाद में हुआ हैदर अली के बेटा टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में श्रीरंगपट्टनम के संधि में 1792 ईस्वी में। उसमें वो जीत गए थे और उसके बाद 1799 ईस्वी में होता है टीपू और अंग्रेजों के मध्य। हेक्टर मुनरो 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और मीर कासिम शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय ने संयुक्त रूप से हरा था। उसमें प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ये कौन थे? दयानंद सरस्वती थे? नहीं, आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। महाराष्ट्र में 1867 ईस्वी में प्रार्थना स्वराज की स्थापना हुई थी। इस संगठन का उद्देश्य हिंदू धर्म तथा समाज के सुधार लाना था। बाद में आरजी भंडारन तथा महादेव गोविंद रानडे इस संगठन में शामिल हुए। प्रार्थना समाज की स्थापना के उनका क्वेश्चन कहता है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक है वो है कौन थे? पांडुरंग था। हाँ, आत्मराव पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज का संस्थापक आत्मराव पांडुरंग थे। महाराष्ट्र में 1867 में प्रार्थना समाज के स्थापना हुआ। इस संगठन का उद्देश्य हिंदू धर्म तथा समाज में सुधार लाना था। बाद में आर 1815 में आर्मीनी सभा 1817 ईस्वी में कॉलेज 1825 में वेदांत कॉलेज 1858 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। 1822 में मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया। इसकी मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल में हुई। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1847 में तत्पूर्णी सभा की स्थापना की। दयाराम रत्न ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में अपने विचारों को लिखा। दयानंद सरस्वती ने वेदांतों की ओर लौटो का नारा दिया। दयानंद सरस्वती ने वेदांतों की ओर लौटने का ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी नहीं था। वॉरेन हेस्टिंग नहीं था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश भारत के अधीन नियुक्ति भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम वाइसरॉय था। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। भारत का पहला गवर्नर जनरल
लॉर्ड विलियम बेटिंग था भारत का अंतिम वायसराय। लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी तक व्यापक सिद्धांत बनाए। डलहौजी ने भारत में रेलवे का जनक माना था। सार्वजनिक निर्माण विभाग लोक सेवा विभाग की स्थापना किसने की? जल संबंधी सुधार बोर्ड डिस्पैच 1854 में किया था। लॉर्ड लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप के नीति अपनाई जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता। वारेन हेस्टिंग 1774 से 85 ईस्वी। वारेन हेस्टिंग 1774 से 85 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। रक्षा का कोष को नीति वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। ब्रिटिश शासन अधिनियम भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर ज्यादा और मोदी द्वारा कौन सी पुस्तक दी गई? इंडिया would poverty in and British rule in India। ब्रिटिश शासन अधिनियम भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर ज्यादा मोदी द्वारा poverty in India and British rule in India पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में धन के निष्कासन का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने दिया। ये कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। इन्होंने 26 अगस्त 1852 को बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी तथा 1886 में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। उत्तर मॉल एक पैदल विरोध प्रदर्शक है महात्मा गांधी। मॉल एक पैदल विरोध महात्मा गांधी ने गांधी के तो सहयोग आंदोलन 2 और 2 नहीं किया था। करने आंदोलन 3 4 किया। भारत में आंदोलन समय विश्व का सबसे गहरा प्रशांत वातावरण मातारी गहराई मेरियाना ट्रेंच विश्व का सबसे गहरा दर्ज है। नमक पर करीब 11,500 मीटर। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल में 1/3 1/3 भाग पर विस्तृत है। प्रथम महासागर समान समविकसित नामी तटों वाला महासागर माना जाता है। इसमें सर्वाधिक संख्या में लगभग 20,000 द्वीप अवस्थित है। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है जो इस प्रकार है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? और
पृथ्वी जान रहा है कि एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव पृथ्वी के जीवन महत्वपूर्ण पर्याय पर्यावरणीय घटक है जिन्हें समस्त रूप में जैव मंडल कहा जाता है। आखिर मंडल ग्रह मंडल व वायुमंडल शहरों के भाग को आर्थिक मंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जल वाले भाग को जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा जल से तथा 19% हिस्सा अक्षय है। उसमें से भी लगभग 3% जल पीने योग्य है और 97% हिस्सा समुद्रों के खारे जल के रूप में। पृथ्वी का चारों ओर पाए जाने वाला गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन अपनी धुरी पर पृथ्वी के अवगुण की दिशा में प्रकाश से पूरा अपनी पृथ्वी का धुरी प्रकाश की घूर्णन करके पृथ्वी आकाश में दृष्टि में 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी अपने आसपास का देश की है। इस कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 और 12,713 किलोमीटर। पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना कर प्रथम किए हैं पानी मिलती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 649.6 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी अपने आसपास पृथ्वी से पूर्व 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। इसे ही पृथ्वी की घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने 365 किलोमीटर 40 सेकंड में करता है। इसी परिक्रमा का वार्षिक गति करते हैं। इस समय इनको सौर वर्ष कहते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के द्वारा उड़ान परिवर्तन है? तो वायुमंडल की कौन सी परत वो वाला भूमंडल को कहते हैं। जेट विमान की उड़ान के लिए आदर्श परिस्थितियों का ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है। वायुमंडल की परत भूमंडल या वायुमंडल के सबसे नीचे वाली परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसमें तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस होती है। बादल आदि वर्षा इसी मंडल में घनीभूत होती है। इसलिए इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। संभाषण तापमंडल स्ट्रेटोस्फीयर यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसमें वायुयान उड़ाने हेतु आदर्श दशा पाई जाती है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार का मेघ का निर्माण होता है जिसमें मेघोस्फीयर इस मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। इसमें तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है। मध्यमंडल सीमा पर तापमान बारिश होने के द्वारा तक पहुँच गई है। मंडल इसमें निम्न से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय नहीं है। निम्न से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? उत्तर मध्य रेलवे के हिस्सा नहीं। इलाहाबाद झांसी
भारतीय रेलवे को 18 मंडलों और 63 डिवीजन में बांटा गया था। हरियाणा अपने रेलवे का 100% द्वितीय चरण अपने काम करने वाला पहला राज्य। भारत के रेल मंडल एवं उनके मुख्यालय रेल मंडल। उत्तर रेलवे का दिल्ली है, दक्षिण रेलवे का चेन्नई है, मध्य रेलवे का मुंबई है, और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है वो मालेगांव। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुगली। रेखा है भुवनेश्वर। पश्चिम रेलवे चर्च गेट। पूर्व रेलवे कोलकाता। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। कोलकाता मेट्रो रेल कोलकाता। दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या। सिक्किम का। दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत का 515 राष्ट्रीय उद्यान 20 प्राइवेट राष्ट्रीय उद्यान 27 वर्तमान भारत का 7वां राष्ट्रीय उद्यान 20 सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान माउंटबेटन द्वीप है। विश्व का एकमात्र 57वां राष्ट्रीय पार्क का केबुल लामजाओ। बिहार में वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है। राष्ट्रीय पार्क स्थान संरक्षण के अंतर्गत आता है, जिसमें जीव एवं वनस्पति जातियों को उनकी निवास स्थान में संरक्षण प्रदान किया जाता है। बाढ़ स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत वनस्पति उद्यान चिड़ियाघर एवेरियम। इनमें से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है। तो शुक्र है। शुक्र आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है। यह घनत्व आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान पृथ्वी के ग्रह है। शुक्र पृथ्वी का विक्रम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। और सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह सबसे छोटा हल्के सबसे हल्का ग्रह मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह का पृथ्वी के समान ध्रुव या 25% कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इनके दिन का मान अक्ष और झुकाव आदि दूरी का पृथ्वी के समान होता है। इसके दो उपग्रह है, फोर्स और डिमोस। इसका जीवन के संभावना व्यक्त हो जाती है। पृथ्वी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सौरमंडल के इसके 95 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमीड सबसे बड़ा। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आक्रमण। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आक्रमण। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आक्रमण। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का 5वां क्रम कौन है। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम। सबसे कम है बुध का
फिर है उसके बाद मंगल का, फिर उसके बाद में शुक्र का, इसके बाद में 4 नंबर का पृथ्वी का। ब्रह्मांड के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम बुध, उसके बाद में मंगल, बुध, उसके बाद में मंगल, उसके बाद में शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि और बृहस्पति। तो धनात्मक के अनुसार सबसे पहले धनात्मक के अनुसार बढ़ते क्रम सबसे कम शनि का धनात्मक है, क्योंकि इसको पानी में डाल दिया था तो छाला आ जाता। उसके बाद में अरुण है, उसके बाद में बृहस्पति है। इसका जो ग्रह का क्रम है मतलब धनात्मक मामले में तो सबसे ज्यादा पृथ्वी के ओ घाटा वाला सेकंड आ रहा है, पृथ्वी का सबसे ज्यादा है। और उसके बाद में बुध का, शुक्र का, और इस क्रम में बृहस्पति का। उसके बाद ये हो गया बस 50 को।